हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बायो के जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम 25 क्वेश्चन लगाएंगे जो कि हमने सीरीज चला रखी है। उसकी पहली वीडियो है। हिस्ट्री की पहली वीडियो मैं डाल चुका हूँ जिसमें हमने 20 क्वेश्चन लगाए थे जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड थे, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूत्रकनिका माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है। तो आपको इसका आंसर जवाब देना है कि जो सूत्रकनिका है निम्नलिखित में से दिए गए 4 ऑप्शन आपके सामने। सूत्रकनिका माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कहते हैं किसका केंद्रक होती हैं। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है डी, कोशिका श्वसन का। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका श्वसन का केंद्र होता है। चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। होता क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी वो अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 में की थी। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। जो ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे इसको काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाघर भी कहते हैं और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का श्वसन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। पशु कोशिका या जंतु कोशिका बोले तो आपको डिफरेंस बताना कि दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है कि किसके कारण ये पाया जाता है। तो इसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा इसका आंसर। कि क्लोरोप्लास्ट के कारण जो डिफरेंस होता है दोनों में होता है, पादप कोशिका पशु कोशिका में जो डिफरेंस पाया जाता है। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से मेजर डिफरेंस होते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। तो पादप कोशिका में क्या क्या होता है, इसमें कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका के अंदर, जबकि जंतु कोशिका में ये नहीं होती है। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में ये नहीं होता है। सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं होता है, सेंट्रोसोम में उपस्थित होता है। लाइसोसोम पादप कोशिका में होता है जबकि जंतु कोशिका में नहीं होता है। और रसधानी पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में ये रसधानी भी नहीं होती है। तो ये मेजर डिफरेंस थे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं। जो कोशिका का जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो इसका आंसर होने वाला है साइटोलॉजी। कि साइटोलॉजी को कोशिका के अध्ययन से संबंधित ये शाखा, इसके अंदर हम कोशिका के अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो जल्दी से आप इसका जवाब दीजिए। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। आप ये बात जानते हैं कोशिकाएं 2 तरह की होती है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक है। तो मैं यूकैरियोटिक के बारे में जानकारी बताइए इसका आंसर जल्दी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फास्फोलिपिड प्रोटीन हो जाएगा। तो ये फास्फोलिपिड की बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक होती है। ठीक है, जिसमें जीवाणु नीलहरित शैवाल आते हैं वो प्रोकैरियोटिक में आते हैं और यूकैरियोटिक में सभी क्या आते हैं, इनके अलावा जितने भी होती है सभी वे यूकैरियोटिक में आते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आनुवंशिकी सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है। आनुवंशिकी सूचनाओं का मास्टर कॉपी, तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए। कि डीएनए को क्या कहा जाता है, आनुवंशिकी सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है। नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले जो कोशाणु होते हैं उनका सबसे छोटा आकार कितना होता है। सबसे छोटा आकार बात कर रहा हूँ जो हम ऐसे अपनी बिना किसी की सहायता से नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा 100 माइक्रोन, 100 माइक्रोन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे बड़ा एक कोशीय जीव है। सबसे बड़ा एक कोशीय जीव है। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन है आपके पास, उनमें से आपको अनुमान लगाना है
कौन सा है? सबसे बड़ा एक कोशीय जीव है। तो उसका आंसर हो जाएगा अमीबा सबसे बड़ा एक कोशीय जीव है। अमीबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बता दो मैं उसको, अक्टूबर 2011 में शोधकर्ताओं ने प्रशांत महासागर के जो मेरियाना खाई है उसकी सतह के नीचे एक अमीबा की खोज की थी। इस अमीबा की जिसकी लंबाई 4 इंच से अधिक थी, यह पृथ्वी पर पाया गया सबसे बड़ा एक कोशीय जीव है जो विशेष रूप से गहरे समुद्र में पाया जाता है। तो सबसे बड़ा एक कोशीय कौन हो गया? अमीबा हो गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? मैं आपको बता दूं, जो सूत्र कणिकाएं होती हैं, दो तरह की हमारे पास कोशिकाएं होती हैं। एक यूकैरियोटिक होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें जीवाणु आते हैं, और इसका जो राइट आंसर होने वाला वो एक हो जाएगा कि जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या एक होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें क्या लेना चाहिए? जो कोशिकाओं में तुरंत एनर्जी, बिल्कुल इंस्टेंट एनर्जी के लिए हमें क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन सी, सुक्रोज। तो आई होप ये क्वेश्चन सभी को पता होगा कि ग्लूकोज हमें लेना होता है, कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, ग्लूकोज के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। जो ग्लूकोज हमारे मस्तिष्क और लाल रक्त कोशिकाएं में शीघ्र ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज क्या करता है? जो हमारा ब्रेन होता है और जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनमें जल्दी एनर्जी देता है। ये हमारे शरीर में सभी कोशिकाओं शीघ्रता से ऊर्जा प्रदान करने की आवश्यकता होती है। कुछ कोशिकाओं जैसे मस्तिष्क हो गया, कोशिकाओं में ग्लूकोज या एटीपी को संग्रहित करने की क्षमता बहुत कम होती है। इसी कारण ग्लूकोज की आपूर्ति द्वारा मस्तिष्क में रक्त प्रवाह का जारी रखा जाता है, जो मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ग्लूकोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? जो न्यूक्लियस होता है तो उसके बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो मैं आपको डीएनए के बारे में बता देता हूं। जो डीएनए होता है मुख्य रूप से वो केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी वो दो जगह पर और पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कि केंद्रक के अलावा, न्यूक्लियस में केंद्रक के अलावा जो डीएनए पाया जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और हरित लवक में भी पाया जाता है। तो ये तीन जगह मुख्य रूप से पाया जाता है। हरित लवक में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में ये पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो डीएनए की जो अधिकांश मात्रा होती है वो केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में भी होती है। डीएनए होते क्या है? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए का कार्य क्या होता है? आनुवंशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई होती है डीएनए की, और यह क्या काम करती है? प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। प्रयोगशाला में जो प्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया था वो हरगोविंद खुराना ने किया था। सबसे पहला प्रयोग जो किया गया था प्रयोगशाला में डीएनए का वो हरगोविंद खुराना ने किया था। इतनी बातें आपको डीएनए के बारे में पता होनी चाहिए। कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर होने वाला है लाइसोसोम। कि लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। लाइसोसोम के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी। डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। यह सूक्ष्म गोल एक हरी झिल्ली से घिरी रचना होती है। इसमें सभी प्रकार के जल अपघटन एंजाइम मिलते हैं जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? अम्लीय परिस्थिति होनी चाहिए। यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के पाचन में सक्षम है। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। डी डुवे ने इसकी खोज की थी और यह अम्लीय माध्यम में काम करती है और सभी का पाचन करने में सक्षम है, कार्बोहाइड्रेट्स का भी, प्रोटीन का भी। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? जो कोशिका का सिद्धांत होता है उसके अनुरूप नहीं है, ये बात आपको बतानी है। आज आपके पास में 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
तो कोशिका सिद्धांत होता क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एंड स्वान व्यक्ति ने दिया था, जो वैज्ञानिक है। उन्होंने 4 बातें हमें बताई थी। 3 बातें, सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से बने हैं, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसे केंद्रक मुख्य क्रिएटर होता है। 3 बातें इंपॉर्टेंट थी, ये बताई गई थी। तो आपको बताना कि जो कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था वो किस पर लागू नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस, ऑप्शन बी। ये वायरस पर कोशिका सिद्धांत का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है। एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? बिल्कुल समान कोशिकाएं, सभी तरह की समान कोशिकाओं को समूह को क्या कहते हैं? दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तक, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा कि उत्तक जो होता है वो समान कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो समान विशेष कार्य करने के लिए सक्षम होता है। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? जो कोशिका होता है उसके केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? तो इसका आंसर आपको देना है। तो आपको जल्दी बताना कि कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है। तो मैं बता दूं आपको, वो निक्लोप्लाज्मा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कोशिका के केंद्रक में निक्लोप्लाज्मा होता है। इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी आपको जो है मैं आपको देता हूं कि जो जीव द्रव्य होता है वो मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है। जीव द्रव्य कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में बटा होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, यह कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच रहता है कोशिका द्रव्य। और जो केंद्रक द्रव्य होता है, जो निक्लोप्लाज्मा होता है, यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। जीव द्रव्य क्या होता है? 2 भागों में बटा होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। जीव द्रव्य के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक अनुपात 81:19 होता है। 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। और जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी। पुरकिंजे ने इसका नामकरण किया था। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। इतनी जानकारी आपको इसके बारे में मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा प्रोटीन बालों में पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन बालों में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरेटिन हो जाएगा। जो केरेटिन होता है वो बालों में पाया जाता है। जो केरेटिन तंतुमय रचनात्मक प्रोटीन परिवार का एक सदस्य है, जो बालों में पाया जाता है। सींग, पंजे, मानव त्वचा की बाहरी परत बनाने वाली प्रमुख संरचनात्मक सामग्री है। केरेटिन भी प्रोटीन है जो अक्षीय तनाव में से उपकला कोशिकाओं की सुरक्षा करता है। जो उपकला कोशिकाएं होती हैं उनकी सुरक्षा करता है अक्षीय तनाव से। केरेटिन भी क्या एक तरह का प्रोटीन है। नेक्स्ट की बात करते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डार्विन, बी अरस्तु, सी हेकल, डी एडवर्ड जेनर। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर राइट ऑप्शन बी अरस्तु। अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक इसको कहा जाता है। किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है मेंडल। मेंडल को कहा जाता है आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अमीबा अपना भोजन कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि अमीबा अपना भोजन कैसे वो खाता है, उसको कैसे ग्रहण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य धानी के माध्यम से वो इसको यूज करता है। कहाँ खाता है? ठीक है, तो खाद्य धानी के माध्यम से उसको वो अमीबा यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? इनमें से दिए गए ऑप्शन में से बताना कि जो पादप कोशिका, जंतु कोशिका मैंने बताया था, आपको बताना कि जो केवल और केवल पादप कोशिका में होता है। तो लाइसोसोम, प्लास्टिड, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैं आपको बता दूं जो प्लास्टिड होता है वो केवल और केवल पादप कोशिकाओं में ही स्थित होता है।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन बी। माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहा जाता है, विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फफूंद के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फफूंद मतलब कि कवक को कहते हैं, तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा? माइकोलॉजी हो जाएगा। माइकोलॉजी फफूंद के अध्ययन को कहा जाता है। यीस्ट तथा मशरूम किस जगत के जीवों के उदाहरण हैं? यीस्ट तथा मशरूम किस जगत के जीवों के, आपको इसका आंसर देना है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? फंजाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? कवक भी इसको कहा जाता है। तो ये ईस्ट है, मशरूम है, खमीर है, ये सारे क्या है? कवक जगत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया? क्रमिक विकासवाद, तो क्रमिक विकासवाद का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो आपको प्रोकैरियोटिक बताना है और आपका आंसर क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बी ऑप्शन है, वो सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकक कौन है? तो संरचनात्मक और जो प्रकारात्मक एकक जो इकाई होती है हमारी, वो होती है कोशिका। कोशिका के बारे में कुछ बेहतरीन बातें मैं आपको बताता हूँ, बेसिक बातें। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती हैं। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा था। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किया था। देखा किसने था? ल्यूवेनहॉक ने। शब्द का प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। और सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलिस सेप्टिकम है। सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र की है। सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे की है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने। तो तीन तो वैज्ञानिक हो गए। सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान। पहली बार देखा किसने? पहली बार देखा ल्यूवेनहॉक ने। शब्द का प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। सबसे छोटी कौन? माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबी कौन? तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ी कौन? शुतुरमुर्ग का अंडा। इसके अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। कैसी लगी ये वीडियो? तब तक के लिए बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, जो कि 25 क्वेश्चन की हमने सीरीज चला रखी है। थैंक यू।